हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक चैप्टर जो कि क्लास 9 के लिए है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आप लोगों को लगता होगा कि यार एक चैप्टर के अंदर तीन तीन टॉपिक दे दिए हैं, वर्क अलग हमें पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी अलग पढ़ना पड़ेगा, पावर अलग पढ़ना पड़ेगा। बट एक चीज आप सबसे पहले समझिए कि अगर हम वर्क की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो ये जो तीनों के तीनों टर्म है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस बस होता है और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्क पढ़ लोगे तो वो एनर्जी में हेल्प नहीं करेगा। इवन वर्क तो एनर्जी ही है और एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ही होता है, ठीक है। जबकि अगर हम पावर की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा टाइम का इश्यू बस हो जाता है। बाकी हमें पूरा जो ये चैप्टर है एक साथ इंटर रिलेट होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कहां तक हम चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 9 के लिए होने वाला है। इसको एमपी बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है वर्क, एनर्जी, ओके, एनर्जी एंड पावर। याद रखिए, ये जो चैप्टर है ये आपके फिजिक्स का चैप्टर है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वर्क क्या होता है। देखिए, इससे पहले आपने जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़े होंगे वहां पे आपने मोशन के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, है ना। मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट चैप्टर में आपने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर थे ना, वो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में बता रहे थे। जैसे मान लेते हैं वहां पे वो डिस्टेंस के बारे में बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा था। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया तो हमारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन ऐसे ही हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो फोर्स को हमने पढ़ा था, फोर्स क्या है, फोर्स पुश और पुल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तब यहाँ पे वर्क का टॉपिक आता है, एनर्जी और पावर का टॉपिक आता है। समझते हैं? देखिए, एक सबसे पहली चीज यहाँ पे हम बोलते हैं वर्क से रिलेटेड एक चीज देखेंगे, जिसे हम बोलेंगे वर्क डन। यहाँ पे देखिए, वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो वर्क मतलब काम। आप पूरे दिन में कई सारे काम करते होंगे घर पे, राइट। आप पूरे दिन में कई सारे काम करते होंगे, है ना। बट अगर हम साइंस की लैंग्वेज से देखें या फिर बोले फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें, तो फिजिक्स मोस्ट ऑफ द आप जो काम करते हैं, फिजिक्स बोलती है कि ये जो आपके काम हैं ये या तो मतलब पॉजिटिव सारे के सारे नहीं है, मतलब आपके एक तरीके से वर्क डन नेगेटिव है, या फिर बोल सकते हैं नो वर्क है। तो इसमें आपको लगेगा सर ऐसा तो नहीं है ना, हम जो भी काम कर रहे हैं हम सभी में एनर्जी दे रहे हैं, हम अपनी जो एनर्जी है उसको रिलीज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं काम करने के लिए। बट आप बोल रहे हो कि यहाँ पे आपने जो वर्क डन है या फिर जो काम कर रहे हो वो आपका नेग्लिजिबल है, नहीं माना जाएगा। यस, तो यहाँ पे जो आपकी फिजिक्स होती है ना, वो वर्क को एक अलग ही टर्म से आपको बताती है। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क डन, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई S। यहाँ पे F की बात करूं तो F होता है आपका फोर्स, जबकि S होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा इस चीज को, F क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब भैया बात आती है, ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला है आपका वर्क का। याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे फोर्स और अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपका वर्क डन हो जाता है, ये वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है। बट इसकी लैंग्वेज क्या है? क्या आपने बोला सर अभी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे भी हो चलेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वर्क डन की जो लैंग्वेज है ना, वो कहती है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास m होगा, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जिस डायरेक्शन में आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होगे तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि बोल सकते हैं कि उसने एक डिस्टेंस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो फोर्स जो हमारी वर्क डन होती है, वर्क डन की डेफिनेशन ही ऐसी होती है, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट देन इट इज सेड टू बी वर्क डन। यानी कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करते हो, फोर्स लगाते हो, और अगर
जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया हुआ है अगर वो डिस्प्लेस होता है इन द सेम डायरेक्शन, देन जो आपका वर्क होगा वो वर्क डन माना जाएगा, पॉजिटिव वर्क माना जाएगा। हम उसकी बात आगे करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्या होता है। फिलहाल आप समझिए कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर वो डिस्प्लेस करता है तो वहां पे आपका वर्क डन माना जाएगा, है ना। अब जैसे आप बोलोगे सर ऐसा तो सही है ना कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो तो भैया डिस्प्लेसमेंट करने वाला है ना, ऐसा होता ही नहीं है। बट सपोज करो जैसे कि मान लो ये बोर्ड लगा हुआ फिट है दीवार में, अब मैं इसको फोर्स लगा लूं, बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इसके ऊपर मान लो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मान लो यार, है ना, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या लगता है आपको ये बोर्ड डिस्प्लेस हुआ? क्या ये अपनी जगह से जो दीवार है दूसरी जगह शिफ्ट हो गई? नहीं हुआ ना ऐसा। तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया पर डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? नहीं हुआ ना। सही बात है। तो भैया ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आपको वर्क डन के बारे में समझाते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपने क्या समझा? आपने समझा कि वर्क डन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपका अप्लाई किया गया फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट का कारण बनता है, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका वर्क डन। दैट्स ऑल। आगे हम बात करेंगे अभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अभी देखिए भैया यहाँ पे हमने बात कर ली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फार्मूला ऑफ द वर्क। अब हम भैया आगे बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है कि सर 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 ये बताइए कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? अरे भैया बहुत इजी है, आप यार पढ़ चुके हो अभी कुछ टाइम पहले, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फोर्स की क्या होती है यूनिट? फोर्स की होती है न्यूटन। अच्छा मल्टीप्लाई लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर सर, दैट्स ऑल। तो क्या होती है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन होती है न्यूटन मीटर, एंड दैट्स ऑल। अच्छा क्या न्यूटन मीटर बस होती है सर? इसके अलावा भी कोई और हो सकती है? तो याद रखिए इसको न्यूटन मीटर के अलावा एक और दूसरी यूनिट से भी क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जूल। तो इसे हम न्यूटन मीटर तो बोल सकते हैं, इसके अलावा हम इसको जूल भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सर इतना तो हमने बात कर ली, आप बताइए जरा इसकी ये कौन सी क्वांटिटी है? ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? भैया हम जब फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल आता है वो आता है कि भैया कोई भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी होती, हर चीज की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ऐसे ही हम वर्क डन पढ़ रहे हैं तो वर्क डन की फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आप बोलोगे सर, डायरेक्ट बोल दोगे आप, सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स लगाया जा रहा है ना। फोर्स सर क्या है? एक सर आपको पता होगा कि सर ये क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट सर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर जो वर्क डन है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अरे नहीं भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ये होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप आगे की क्लास में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तब स्केलर क्वांटिटी ही उसका आंसर आता है। चलिए आई होप कितना आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे। ओके चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने किसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम इसको इरेज करते हैं। अब भैया बात आती है कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमने पढ़ लिया कि भैया वर्क डन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज अ टाइप ऑफ फिनोमेना जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो एंड ये कारण होता है उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट होने का। दैट्स कॉल्ड द वर्क डन। दैट्स ऑल। उसके बाद अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है, सर वर्क डन तो ढेर सारे होते हैं, हम जिम जा रहे हैं तो डंबल्स उठा रहे हैं, है ना सर। एक कुली होता है वो अपना बैग उठाता है, सिर पे रखता है, आगे बढ़ता है ना। आप स्कूल बैग लेके जाते हो आप एक ट्रॉली को खींच रहे होते हो, मॉल जा रहे हो तो ट्रॉली को खींच रहे होते, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ऐसे ही ढेर सारे एग्जांपल सर हमारे सामने यार आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं इधर पे कुछ इमेजेस लगा दूंगा आपके लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहां पे अब हम बात करेंगे कि हमारा ये वाला पूरा पोर्शन हो गया कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब याद रखिए आपको अगर कोई भी काम करना है तो काम करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? एनर्जी की पड़ती है। हाँ भाई एनर्जी ही तो वो चीज है जो आपको काम करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी, या फिर बोल सकते हैं ना कैपेसिटी टू डू वर्क,
राइट, कि भैया एनर्जी नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाओगे, उसकी बात अपन लोग करेंगे। बात आती है कि एनर्जी कहां से मिलती है। अगर हम बात करें हमारे अंदर हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। सर ऐसे तो हमारी कार भी बहुत काम करती है, वो तो खाना नहीं खाती है, खाती है ना यार, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, वो भी खाना खा रही है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होता है, सर आप तो हमें बस ये समझा दीजिए कि पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और इसके अलावा जीरो वर्क डन में आखिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसने तो हमारा दिमाग खा लिया। ये बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है सर, समझ नहीं आता कि कहां पे जीरो हो रहा है, कहां पे पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। एक चीज क्या समझाना चाहता हूं कि मैंने अभी आपसे बोला कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू S, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके अलावा कुछ स्कूलों में फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी उधर पे बताया गया होगा आपको, अगर बताया गया है तो आप सुनिए, बताया गया होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाई विद द कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब देखो यहां पे मैं फिर से नोट की देता हूं, फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई विद द कॉस थीटा। अब भैया यहाँ पे बात आती है सर कॉस थीटा क्या है, तो देखो यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब आप क्लास 10th में आएंगे तब ये आपको अच्छे से समझ आएगा कि कॉस, टेन, साइन ये सब होता क्या है, ये आपको आगे समझ आएगा। फिलहाल के लिए अब याद रखिए ये भी एक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला है ना इसी का। अच्छा सर ये लगाना जरूरी है, देखिए अगर आपके क्लास में वो कॉन्सेप्ट होता तो मैं जरूर बताता, बट सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि ये एक तरीके से बोल सकते हैं एंगल डिसाइड करने वाला मैनेजमेंट है। जैसे कि आपने वर्क किया, वर्क में आपने क्या क्या देखते हैं आप, दो फैक्टर आते हैं, फोर्स आ गया, दूसरा क्या आ गया, यस क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई अगर एंगल बन रहा होता है, मान लो वही है थीटा, और अगर कॉस उसके साथ लगा होता है, तो जैसे मान लो मैंने बोला है वहां पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसकी भी मतलब जैसे मैंने बोला cos 90 इधर पे, क्योंकि मैंने बोला कि सर मैंने आपसे बोला कि बच्चों क्या हो रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो भैया यहाँ पे हम जहां भी थीटा है, थीटा की जगह लिख देंगे 90, और फिर जब आप आगे पता करोगे ना कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू होती है 0। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे काम आता है, फिलहाल के लिए अभी आपकी क्लास में नहीं है, बट आपको अगर बता दिया गया तो मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि हम कुछ चीजें जो हमारी यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वगैरह है, हम एंगल्स से भी समझने वाले हैं, है ना, और वो एंगल्स यहाँ पे काम आएंगे, इस वाले फॉर्मूले में एंगल नहीं आएंगे। बाकी आप इससे करो या ऐसे करो, आपका आंसर बराबर ही आने वाला है। फिलहाल के लिए आपको F इंटू एस ही लगाना पड़ेगा, आगे चल के फर्दर क्लासेस में आप F इंटू एस इंटू कॉस थीटा भी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन क्या है। देखो सबसे पहले अपन समझाएंगे आपकी शुद्ध देसी सी लैंग्वेज में कि जो आपकी बुक में दिया हुआ एकदम क्लियर तरीके से भैया, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं भैया कि पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है, उसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था, उसी डायरेक्शन में जो वो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ऐसा वर्क डन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है पॉजिटिव वर्क डन। देखिए अभी सिर्फ मैं ऐसा कह दूं कि हाँ यही पूरा सत्य है, ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी हम आगे बात कर रहे हैं, है ना। चलो उसका नेगेटिव की बात करें तो भैया एक ऐसा वर्क डन जहां पे आपका फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट, या फिर बोला जाए आप जिस चीज पे फोर्स लगा रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों के बीच में एकदम अपोजिशन आ जाए, मतलब फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा रहे हो, तब ऐसी केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है आपका नेगेटिव वर्क डन। अच्छा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फोर्स यहां लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, मान ही नहीं सकता मैं। देखो यार बहुत इजी है, आपने टग ऑफ वॉर जानते हो, अरे टग ऑफ वॉर चलो छोड़ो यार, अपन ना सिंपल तरीके से समझते हैं, रस्सी खींचने वाला गेम, उधर पे कुछ मेंबर्स होते हैं, सेट कुछ मेंबर होते हैं, रस्सी खींच रहे होते हैं, रस्सी तुम खींचो मैं भी खींच रहा हूं, है ना, तो क्या होगा,
कोई ना कोई एक टीम जीतेगी। अब मान लो यहाँ पे अपन कुछ बना के दिखाते हैं ना यार, है ना, यहाँ पे ये रस्सी है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 मेंबर यहाँ पे हैं, 3 मेंबर यहाँ पे, तीनों लोग रस्सियों को खींच रहे हैं। अब मान लो इस साइड जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज्यादा है। अच्छा तो आप बताओ कि ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये लोग अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा मान लो ये लोग ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जबकि इन लोगों की जो फोर्स है वो कैसी है, थोड़ी सी कम है इनके मुकाबले। तो अब आप बताओ जीतेगा कौन? ये सर जो इस साइड वाली पार्टी है, पार्टी नंबर बी क्या होगी, जीतेगी। अच्छा अब हम पार्टी नंबर बी को नहीं देख रहे, आप देखो पार्टी नंबर ए को, क्या होगा, पार्टी नंबर ए ऐसे खींच रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उनका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपोजिट उस डायरेक्शन में हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि वो वाली टीम इस साइड से खींच रही है, और जब वो इस साइड से खींचेगी उनका फोर्स ज्यादा है, तो हम कितना भी उसके ऊपर फोर्स लगा लें वो तो जाएगा ना उस डायरेक्शन में। तो जब इस तरीके का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि अपोजिट होता है, तब उस केस में आपका जो नेगेटिव, जब आपका वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। समझ में आ गया? अच्छा अब इतना समझ गए, आप भी समझते हैं कि ये जीरो वर्क डन क्या होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ आ रही होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं जीरो वर्क डन क्या होता है। देखिए जीरो वर्क डन ऐसा वर्क डन होता है कि आपका फोर्स मान लो किसी दूसरी डायरेक्शन में है, आपका डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में, ये तो अपोजिट भी नहीं है, अपोजिट होता तो नेगेटिव हो जाता, सेम डायरेक्शन होता पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ना तो अपोजिट है ना सेम डायरेक्शन है, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी जीरो वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो वर्क डन हो जाएगा। अच्छा देखते हैं कैसे, देखो या फिर अभी फिलहाल समझो, ऐसे ही समझो, है ना, कि आपका जो फोर्स है वो आप दूसरे डायरेक्शन में लगा रहे हो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? जीरो वर्क डन होगा। बहुत इजी, दैट्स ऑल। यस सर, समझ आ गया। आगे समझ में कुछ नहीं, ऐसा वर्क डन जब हम किसी चीज के ऊपर कर रहे हो और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसका किसी दूसरी डायरेक्शन में है, और अगर उन दोनों की डायरेक्शन को देख के हम एक एंगल मेजर करते हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री, पता है ना यार, 90 डिग्री है ना 90 डिग्री होता है। तो क्या होगा? तो होगा कि उधर पे जो आपका वर्क डन है वो क्या है? नेगेटिव है। अच्छा एक एग्जांपल, एक चीज मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन करता हूं। देखो ये यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मैंने ये सपोज करते हैं कुली, सबसे अच्छा एग्जांपल कुली का आपको पता है। देखो कुली क्या करता है, उसने रेलवे स्टेशन पे आपको मिलते ना, पता है, देखो क्या करेगा वो, ऐसे किसी भी सामान को उठाता है, उसने सामान उठाया ऐसे अपने सिर पे रखा, या फिर मान लो मेरे पास ये डस्टर, मैंने इस डस्टर को ऐसे उठाया, अब उठाया मैंने डस्टर को और बढ़ने कैसे रहा? आगे की तरफ। मैंने डस्टर को क्या किया? उठाया ऊपर की तरफ, डायरेक्शन इसकी अपवार्ड है, जबकि बढ़ रहा हूं मैं आगे की तरफ। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं आगे की तरफ कर रहा हूं, सॉरी, या फिर बोला जाए कि जो डस्टर है, डस्टर का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगाई जाएगी। अच्छा तो कितने डिग्री का एंगल बना? 90 का। और जब भैया मैंने बता दिया आपको कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे वर्क डन कैसा होगा? जीरो। अच्छा सर, तो क्या यहाँ पे भी कोई एंगल से रिलेशन होता होगा? सर बिल्कुल होता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा इतना समझ आ गया आप लोग को? चलिए इसको मैनेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, बहुत बढ़िया, ले लिया ना। चलो भैया अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि क्या सर पॉजिटिव वर्क डन के साथ भी और नेगेटिव वर्क डन के साथ भी हम कोई एंगल क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो क्या है कि मान लो मैंने बोला कि अभी इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, राइट, समझ में आया? हाँ सर आ गया। इस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है। सर समझ आ गया, सर समझ आ गया। तो भैया यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सर 0 डिग्री का बनेगा। तो भैया जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वहां पे भी वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है कि अगर मान लो एक चीज अपन लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी मैंने बास्केट ऐसी बनाई, जिसमें मैं एक इस तरीके से, ये कुछ बास्केट है जिसको ऐसे बना लेते हैं, इसमें मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने क्या किया?
यहाँ पे मैंने एक रस्सी, ये क्या है, रोप है, रस्सी मैंने इस पे लगा दी, ठीक है। इस रस्सी को मैं यहाँ से पकड़ के इसको खींचूंगा। अब देखो, समझो समझो क्या होगा कि इसमें मैंने मान लो कि बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को यहाँ पे मैंने बिठा दिया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं पर चलो चलेगा। यहाँ पे मैंने बच्चे को बिठा दिया। अब बच्चे को मैं क्या कर रहा हूँ, अब बच्चे को ऐसे तो खींचेंगे नहीं, ऐसे कि बच्चा ऐसे खींचा, ऐसे नहीं हो रहा, वो टोकरी नीचे, मैं उसको ऐसे खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि हल्का सा मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ और जो टोकरी का डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ है। फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या सर यहाँ पे तो फिर सर आपने बोला कि खत्म, कोई वर्क डन नहीं है, जीरो का, नहीं, याद रखिए चीज और कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का जो एंगल है, अगर 90 डिग्री से कैसा होता है, सॉरी 90 डिग्री से छोटा होता है, तो मान लीजिए कि हर उस जगह पे जहां जहां पे आपका जो एंगल है, किसका एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है, उस पॉइंट पे आपके जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, क्या मैंने बोला कि भैया जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल 0 से लेके 90 के पहले यानी कि 89 डिग्री तक भी बनता है ना, तो वो सारे के सारे जो वर्क डन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि 90 डिग्री से छोटा अगर कोई एंगल होता है किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तब उस डायरेक्शन, उस केस में आपका जो वर्क डन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। सो चलिए, आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो नेगेटिव वर्क डन, भैया नेगेटिव वर्क डन की बात क्या हुई। नेगेटिव वर्क डन में मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, सॉरी क्या हो रहा है, टग ऑफ वॉर में मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, ये क्या नाम है, लीनियर पेयर सोलूं, अरे छोड़ो यार, लीनियर पेयर कहां से होगा, उसमें तो कोई और एंगल ही नहीं है सर। चलो एक तरीके से आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है सर, स्ट्रेट एंगल बनता है जो कि 180 डिग्री का होता है। बस अब तुम लोग समझदार हो गए कि अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, उस केस में जो आपका वर्क डन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपका 0 वर्क डन हो जाएगा। अच्छा सर, क्या इसका एक एग्जांपल है टग ऑफ वॉर, इसके अलावा कोई, अरे भाई बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लो ये क्या है, ये मैंने मार्कर ऊपर पे, अच्छा मार्कर मैंने ऊपर पे, सब कुछ मेरे पास ढेर सारे मार्कर है। मैंने क्या किया, मार्कर तो मैंने ऐसे पकड़ा और इन मार्कर को मैंने ऊपर उठाया, हाँ सर उठा लिया, क्या दिक्कत है, इस वजह से सर आपका वर्क डन हो रहा है। नहीं, देखिए समझिए, यहाँ पे मेरा कौन सा वर्क डन हो रहा है आपको पता है, मैंने मार्कर ऊपर उठाया, अब आप मेरी फोर्स को हटाएं, आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है सर, नीचे की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, समझ आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। और ये इनका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन हो रहा है, इनका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है सर, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन है अपोजिट है, सेम है सर, अपोजिट है। और भैया मैंने वही तो बताया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से टोटली अपोजिट होती है, वहां पे क्या होता है, समझ गए, वहां पे होता है हमारा नेगेटिव वर्क डन। और सर ये भी समझ आ गया कि अगर उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, तब भी सर कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। वहीं पे सर अगर 90 डिग्री का बनता है तो सर क्या होगा, यस 0 वर्क डन होगा। वहीं पे सर अगर 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल होता है, 0 से बड़ा होता है, तो फिर बस डन, कौन सा आपका वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। चलिए, ये हमारे कॉन्सेप्ट थे वर्क के। आई होप कि यहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए होंगे। मैं एक बार आपकी बुक से चेक किए लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने वर्क के बारे में बात करी, उसके सारे के सारी चीजों के बारे में बात करी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बच जाती है, और जो चीज यहाँ पे बच जाती है वो है क्या, अच्छा वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भैया 1 जूल ऑफ वर्क आखिर होता क्या है। चलिए यहाँ पे इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए
देखिए भैया बहुत ज्यादा इजी हो जाता है समझना, है ना, जब अच्छे से आपको समझाया जाए, है ना। देखो 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 क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन क्या है, आप बोल दोगे सर वर्क डन कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज द फोर्स, समझ में आ गया सर, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें ये पता चल गया, आपने बता दिया। इसकी सर ऐसा यूनिट बहुत इजी है सर, फोर्स क्या होता है न्यूटन मीटर, दैट्स ऑल। आपने इसके अलावा बताया कि उसको हम जूल भी बोल सकते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि भैया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, तब तो हम आफत में आ जाता है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं कि सिर्फ 1 जूल है, ये क्या नहीं, ये नहीं पता। देखो 1 जूल का मतलब है कि when you are applying force on an object and after you're applying force जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि 1 मीटर वो डिस्प्लेस होता है, यानी कि आपके 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है 1 मीटर डिस्प्लेस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 1 जूल बोलते हैं। चलिए तो समझ आ गया कि अगर 1 जूल क्या होता है, 1 जूल का मतलब है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, दैट्स said to be 1 जूल। चलिए आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। चलिए अच्छा भैया लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वर्क का, इसके बाद हम एनर्जी की बात करेंगे। अब देखिए वर्क डन में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जो वर्क डन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करेगा। सर ये फैक्टर क्या होता है, अरे यार फैक्टर मतलब फॉर्मूले में जो चीज आ रही, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करेगा। देखिए अगर हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं क्या होता है, F इंटू एस होता है, पहला फैक्टर फोर्स, दूसरा फैक्टर डिस्प्लेसमेंट। मोर फोर्स अगर ज्यादा होगी तो वर्क डन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो फर्स्ट फैक्टर इज द फोर्स, जब फोर्स ज्यादा होगी व्हेन यू अप्लाइंग मोर फोर्स सो वर्क डन भी ज्यादा होगा। पर वहां पे सर डिस्प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए, यस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वैसा नहीं कि तुम दीवार को धक्का दे रहे हो चढ़ते जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होगा भैया, तुम दीवार को कितना धक्का देंगे ऐसा थोड़ी ना। आप कुछ बच्चे होशियार बनेंगे कि सर अगर वो टूटी हुई है हम धक्का देंगे गिर जाएगा, अरे यार वो बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने घरों की दीवार को धक्का दो, पर कितना भी आप उसको फोर्स लगाते रहो पर डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, ये बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा वर्क डन भी होगा। ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर द वर्क डन, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द वर्क डन, बट दोनों को कंबाइन किया जाए तब वर्क डन ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स ही फोर्स लगाया जा रहा है, वर्क डन डिस्प्लेस ही किया जा रहा है। हवा में थोड़ी ना डिस्प्लेस हो जाएगा कि मैंने इधर से फूंक मारी उधर डिस्प्लेस हो गया, ऐसा नहीं है ना। उधर पे अपन को जादू कर देंगे ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को बकायदा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में भी वो हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है वो दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने सारे केस आपको बता दिए, अब आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हो। चलिए भैया अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है वर्क डन। अरे नोट बैक करके इसको पॉज करके नोट कर लेना यार, है ना। चलो और बाकी नोट बुक वगैरह लेके बैठा करो, ओके। चलो हमने वर्क डन कंप्लीट कर लिया है, अब लेते हैं छोटा सा रेस्ट, ओके। फिर हम 2 मिनट बाद फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, हम मिलते हैं। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हमारा एनर्जी का सेशन, है ना। वर्क डन आई होगा, आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए भैया यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो आखिर ये एनर्जी है क्या, ये किस खेत की मूली है ना, नहीं ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भैया। देखो अच्छा एक काम करते हैं ना, अपन लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन तीनों के बीच में रिलेशन ही क्या है भैया, तो बात ही खत्म हो जाएगी। हमें पता ही नहीं करना होगा कि एनर्जी क्या है, वर्क क्या है और वो क्या बोलते हैं पावर क्या है, पता ही नहीं करना पड़ेगा। देखो बहुत ईजी है। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, चलो एक ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं, कंसीडर करते हैं जिसका वेट 10 kg है। 10 kg नहीं आ रहा है, 100 kg लेना चाहिए ना, 100 kg थोड़ा भारी होना चाहिए ना। क्या होगा, अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे 100 kg का वेट जो है ना, अब इधर पे मैंने 2 लोगों को चूज किया,
दो लोगों को चूज किया, यहाँ पे हमारा पर्सन 1, यहाँ पे पर्सन 2। मैंने बोला पर्सन 1 और पर्सन 2 से तुम लोग इस काम को कर सकते हो, या फिर मैं बोलूं मैं इस 100 किलो के वेट को उठा सकता हूं। ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है मेरी एनर्जी को, कि मेरे अंदर एनर्जी है, मैं ये काम कर सकता हूं। ओके, अब पर्सन 1 और पर्सन 2 इस काम को कर लेते हैं, ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो ये एनर्जी को शो कर रहा है। इन्होंने वो काम कर लिया, इसने बोला भाई मैंने काम कर दिया, इन्होंने वो काम कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब अब ये इसमें वर्क डन को शो कर रहा है कि इन्होंने वर्क डन किया नहीं किया वो बात अलग है ना। वो आप पॉजिटिव नेगेटिव देख चुके हैं, आप समझ जाने कौन सा केस रहेगा यहाँ पे, है ना। मैंने इसको उठाने की दूसरी, मतलब मैंने ये बोला था कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह रखना है ना। अच्छा, अब आती है तीसरी चीज कि पावर, जो पर्सन 1 होता है, पर्सन 1 आता है कि पर्सन 1 कहता है सर मैंने अपना काम कर दिया। इसने बोला कि मैंने 10 मिनट में काम कर दिया। ये आता है कहता सर मेरा काम 30 मिनट में हो गया। तो भैया यहां पे इसको कम टाइम लगाओ, इसको ज्यादा टाइम लगाओ, और यही तो पावर आपके पास ज्यादा होगी, आप किसी काम को जल्दी कर लोगे, एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो पावर आपके पास कम थी, इसी कारण से आपको क्या लगा, टाइम लगा थोड़ी सा, है ना। तो इस तरीके से सीधी सी बात, तीनों रिलेट करते हैं आपस में। क्या रिलेट करते हैं कि कोई काम मैं कह रहा हूं कि मैं कर सकता हूं, तो मैंने अपनी एनर्जी को इंडिकेट किया, मैंने कर दिया, मैंने वर्क को किया, मैंने कितने टाइम में किया वो मैंने पावर को किया। ठीक है, यही होता है कि रेट ऑफ वर्क, सीधी सी बात है, या फिर वर्क पर यूनिट टाइम, दैट्स ऑल। ये हमारा हो जाता है क्या, पावर हो जाता है। एनर्जी क्या है, एनर्जी मैंने अभी आपसे बताया था कि एनर्जी इज, या फिर बोला जाए वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि जो हमारा पावर होता है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके। चलिए यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे कि भैया एनर्जी क्या है। तो भैया एनर्जी कुछ नहीं है। एनर्जी क्या है, एनर्जी जस्ट टू एबिलिटी, वी कैन से क्या कह सकते हैं सर, ये एबिलिटी है टू डू वर्क। क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। अच्छा, राइटिंग समझ आ रही है आपको, थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, है ना। एबिलिटी टू डू वर्क क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क मतलब किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम करने की योग्यता, मतलब आप किसी काम को कर सकते हो, ये है आपकी एनर्जी, याद रखिएगा। अच्छा, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जैसे हमने उसकी बात करी भैया, ये वर्क है, वर्क एनर्जी है, मतलब वर्क है, एक ही चीज है ना। एबिलिटी टू डू वर्क मतलब इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या होती है, जूल होती है। बाकी अगर इसकी थोड़ी सी हम बड़ी यूनिट की बात करते हैं, थोड़ी सी ये स्मॉल यूनिट हो गई, क्या हो गई, स्मॉल यूनिट हो गई। अच्छा, लार्ज यूनिट यानी कि बड़ी यूनिट की थोड़ी सी बात कर लें। बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, अरे भैया कुछ नहीं है बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट का मतलब है कि इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाना, मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि आज मैंने यार बहुत 1000 जूल काम कर लिया, या फिर मैंने 1000 जूल एनर्जी खर्च कर दी, तो थोड़ा सा बताने में बड़ा लग रहा है। अब मान लो मैंने एक दिन में कुछ ऐसा काम, ऐसा 86 करोड़ 54 लाख 75,000 इतना मैंने एनर्जी, जूल ऑफ एनर्जी यार आज वेस्ट कर दी। कितना बड़ा नंबर लग रहा है ना बताने में। इसको ना थोड़ा सा अपन लोग एक दूसरे यूनिट से डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं किलो जूल। क्या लिख दूं मैं, किलो जूल। तो जहां पे मैंने 1000 जूल ऑफ एनर्जी को वेस्ट किया था, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने भैया 1 किलो जूल एनर्जी को वेस्ट किया है। ये इसकी हो जाती है थोड़ी सी लार्ज यूनिट, तुम लोग समझदार हो, समझ सकते हो। अच्छा, क्वांटिटी सेम, वही चीज सेम, अपन लोग को आगे कुछ नहीं बढ़ना। अच्छा, अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब भैया बात आती है कि एनर्जी क्या हो सकती है, एनर्जी क्या है, कहां से आई, एनर्जी ऐसे कोई अलग चीज नहीं है। एनर्जी बोला जाए ना तो आप देख सकते हो, नहीं देख नहीं सकते आप लोग, आप फील कर सकते हो हमारे आसपास एनर्जी। अभी आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, उसको टच करो, कहीं ना कहीं उसमें हीट होगा, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गया होगा, ये कहलाती है हीट एनर्जी, है ना। तो हवाएं चल रही हैं, हवाओं में भी एक एनर्जी बनाती है, विंड एनर्जी हो गई। मेरी आवाज सुनाई दे रही है, साउंड एनर्जी। आप बात करते हो यार वो एटॉमिक बॉम्ब फेंक देगा, ये कर देगा, वो फेंक देगा, ऐसा कर देगा, देश लड़ाइयां हो रही हैं, है ना, कभी यूक्रेन रशिया की हो रही है, कभी कोई हो रही है, तो उधर भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, है ना। मैं रेस्ट में हूं, अभी मैं खड़ा हुआ हूं, अब यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी है मेरे अंदर,
भैया आप रेस्ट में हो तब भी आपके अंदर एक एनर्जी है, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। मैं चल रहा हूँ, जब मैं मोशन कर रहा हूँ, मेरे अंदर वेलोसिटी है, मतलब स्पीड एक दिखाई दे रही है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो भैया देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी बस नहीं है, बहुत सारी एनर्जी है आपके चारों तरफ। एनर्जी 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 है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, दुनिया भर का यार। सनलाइट से लाइट आ रही है, वो भी लाइट एनर्जी है। अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, उसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी में केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, इसी से कॉन्सेप्ट आता है कि बोला जाता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएट और नाइदर, पहले तो मैं लिख दूं भैया, नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो भैया इसको तुम बना सकते हो, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सीधी सी बात है, ना तो तुम बना ही पाओगे, ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे भैया इसका। ना तो बना ही पाओगे, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे। अच्छा सही, कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या होता है एनर्जी का? एनर्जी आई कहां चली गई? अपने मामा के घर? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपना रूप बदलती है। गिरगिट है एनर्जी पूरी, है ना? देखो कैसे, देखो क्या होगा। आपके घर में साउंड स्पीकर रखे होते हैं, स्पीकर साउंड मतलब ऐसा कुछ बाजा वाजा रखा हुआ, डीजे वगैरह है ना, तो उसको क्या करते हैं अपन, उन साउंड को कनेक्ट करते हैं किससे? तार से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ही हमने दी, वो कहां पे कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। सर आप तो सही कह रहे हैं, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है। अच्छा सर मोबाइल में बैटरी है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? उसके अंदर अभी एक केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहां कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी कहां पे कन्वर्ट हो गई? वो हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में समझ में आ गया सर? अब मत समझ। अरे एक आध एग्जांपल और लेते ना। अच्छा अभी देखो आप लोगों को चारों लाइट दिख रही है, लाइट कैसे चली? मैंने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। क्या दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रेस, इस्त्री है ना, कपड़ों में करते हो ना प्रेस, वही मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए, है ना, ड्रेस में एकदम, ये मैंने कर दी जैसे साउंड। हाँ चलिए देखो, प्रेस में आपने कौन सी एनर्जी दी? अगेन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल बेटे किस में चेंज हो गई? हीट एनर्जी में। देखा आपने, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। आगे चल के फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें तो समटाइम जो मैकेनिकल एनर्जी, या फिर अच्छा एक काम करते हैं, बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई में, आप लिख रहा हूं पी किस में चेंज हो जाती है? के में चेंज हो जाती है, के पी में चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें जो है चेंज होती रहती हैं, इनका कन्वर्जन होता रहता है। इसको नोट कर लिया करो यार, हमें बार बार रोकूं, टाइम वेस्ट होगा ना। चलो समझ में आ गया। सो एनर्जी कांट बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इसे बना सकते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इसे बना सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका विनाश कर सकते हैं। ओके, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के इक्विपमेंट को यूज कर रहे हो। मान लो आपने प्रेस किया तो आप इलेक्ट्रिक को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? यस किस में कन्वर्ट कर दिया? तो यार समझते नहीं हो, किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? उसको कर दिया आपने हीट एनर्जी में। अच्छा पंखे सबसे अच्छा एग्जांपल है। तुम लोग बहुत बड़े फैन हो ना, है ना? अब मान लो आपने घर पे फैन चलाया, आप बोलोगे सर हमने फैन चलाया तो क्या हुआ? उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आप बोलोगे काइनेटिक में। नहीं, काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सर सही बोल रहा है, काइनेटिक में ही हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने बोला होगा विंड एनर्जी। नहीं, उसका काम हवा देना नहीं है, वो तो चलता है, उससे आसपास की जो एयर होती है वो अफेक्ट होती है, तो हमें हवा लगती है। तो जो आपका फैन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? काइनेटिक में। पंखियां घूमती रहती है ना, घूमने से क्या होगा? वो हवा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे ये वाली बात कर ली। अब आपको जो एनर्जी वाला पोर्शन है, एनर्जी वाले पोर्शन में आपको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़नी है? मैकेनिकल एनर्जी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो एनर्जी से मिलकर बनी होती है। एक तो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। याद रखिएगा इस चीज को।
अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन दोनों के डेरिवेशंस भी है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, तड़प मची रहती है कि सबसे पहले तो अपन को इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2mv²। क्या होता है? 1/2mv²। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? mgh है ना? क्या होता है? mgh। जबकि काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? 1/2mv²। जहां पे m4 मैं यहां पे लिख दूं 1/2mv², जहां पे m क्या है? मास को डिनोट कर रहा है, v किसको डिनोट कर रहा है? वेलोसिटी को। इधर पे मास g4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h मतलब हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भैया ये थोड़ा सा मार्कर स्लो हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो है कि हर चीज में स्टोर रहती है ऑलरेडी, जब तक वो रेस्ट में है तब स्टोर है। अच्छा, क्या सर पोटेंशियल एनर्जी को घटाया बढ़ाया जा सकता है? यस, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। कैसे? मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास अपन ना एक काम करते हैं, इसको मानते हैं, इसको सपोज करते हैं हथौड़ा, ठीक है। अच्छा, हथौड़ा क्यों ले रहे हैं तुम लोग? तो मेरे लिए मान लो मैंने तुम लोगों से किसी का हाथ पकड़ा, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी थी ना, तो मैंने हाथ लिया। अब मेरे डस्टर में भी कौन सी एनर्जी है सर? ये तो सर रेस्ट में है, मतलब इसमें कौन सी एनर्जी है? यस, पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैंने क्या किया, इसको और ऊपर उठाया। सर ये क्या कर रहे हो? लग जाएगी। अरे यार समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मैंने इसको और ऊपर उठाया, क्या हुआ? मैंने इसको लिफ्ट अप किया, इसकी हाइट और बढ़ गई। जैसे ही हाइट बढ़ी, हाइट एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को, हाइट बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके सो सॉरी, मैं यहां पे कौन सा, ओके पोटेंशियल एनर्जी, ओके सो सॉरी। ओके देखिए, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही मैं किसी चीज को उसको एक हाइट तक लेके जाता हूं, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा सर और क्या एग्जांपल हो सकता है? इसके अलावा एग्जांपल हो सकता है रबर बैंड अभी स्टेबल है, कुछ नहीं, हमने उसको खींचा, स्ट्रेच कर रहे हैं, तब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मैंने एक रबर लिया, रबर को बेंड किया, अभी स्टेबल थी, मैंने उसको बेंड कर दिया पूरा, तब उसमें और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बताइए आज क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं? थोड़ा सा बार-बार काइनेटिक आ रहा है बीच में, आप लोग फिर भी समझना, अभी हम पोटेंशियल की बात कर रहा हूं कि काइनेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर होते हैं इसके काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पे काइनेटिक ओहो पोटेंशियल एनर्जी, सो सॉरी यार, थोड़ा समझना, पता नहीं आज क्या हो गया मेरी जुबान को, है ना। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका फॉर्मूला होता है mgh। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी चीज होती है जो रेस्ट में होती है। बाकी इसके अलावा आपने सर बताया कि अगर हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, और तो ये सबसे भी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बाकी जो चीज रेस्ट में है उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, वो किसी ना किसी एनर्जी को पजेस कर रहा है जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। ओके चलो, ओके अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एक तो डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन भी हम कैसे रखेंगे, है ना। इसके अलावा डेरिवेशन तो अपन लोग आपसे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की टाइप। तो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक तो आपका होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ओके सर, समझ आ गया। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं बट फिलहाल आपके लिए सही है। इलास्टिक ग्रेविटेशन मतलब सर आपने बताया ना, हाइट बढ़ रही है, एक्सेलरेशन उसमें होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वही वाला है ना। दूसरा इलास्टिक, सर किसी चीज का स्ट्रेच करेंगे वहां पे इलास्टिसिटी हमें देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप हो सकते हैं। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे इसके डेरिवेशन की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका डेरिवेशन कुछ ऐसा खास नहीं है, सीधी सी बात है। आपसे पूछा जाता है कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने बोला कि हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू था पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था आपका फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर फोर्स क्या है? फोर्स है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस यानी कि हाइट। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
एस का जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, एच से इसको रिप्लेस कर दूंगा। वाई? क्योंकि सर ये जो फैक्टर अफेक्ट करता है, हाइट बढ़ती जाती है, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ज्यादा पोटेंशियल का मैंने डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे मैंने डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे डिस्प्लेस कर दिया, हाइट से डिस्प्लेस कर दिया। ओके अच्छा, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है सर ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि सर किसी चीज को जब हम हाइट पे लेके जाएंगे तो अर्थ क्या करेगी, अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी और उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगी, पुल करेगी, खींचेगी। तो सर यहाँ पे हम एक ही जगह पे एक को किससे डिस्प्लेस कर देंगे, जी से, एंड बस हो गया डेरिवेशन। इसको बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, मैनर में लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज mgh। ओके, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को समझा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं एक काम कर दूंगा कि इसके जो नोट्स हैं पूरा कॉपी करके पेस्ट मार दूंगा, ठीक है, तो आप लोग उससे नोट कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप क्या कर सकते हो, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली आप मुझे मैसेज कर देना, सर हमें ये इसका नोट्स भेज दीजिए, तो मैं आपको नोट्स के सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, मेरा नंबर भी आपको जो व्हाट्सएप वाला है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 9569748187 9569748187। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको चीजों सेंड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको आप नोट कर लिए। चलिए अभी तक हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, थोड़ा बीच में गड़बड़ हुआ, पोटेंशियल काइनेटिक पर तुम लोग समझदार है ना। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो भैया काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv²। मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मूव कर रहा हो, मोबाइल हो, मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला था कि मैंने मान लो कि मैंने आपको पीटने के लिए क्या किया, पीटने के लिए मैंने डस्टर उठाया, डस्टर था, अभी उस पर काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बढ़ाया क्योंकि मैंने इसको और हाइट इसकी बढ़ा दी, फिर मैंने आपको पीटा, अभी वो क्या हुआ, अभी ये इतने ऊपर था, अब जैसे ही ऊपर पहुंचा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हुआ, इस पे वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, जैसे ही स्पीड आई तो मतलब या फिर बोल सकते हैं किसमें आ गया, मोशन में आ गया। और जैसे ही कोई चीज मोशन में आती है, कोई चीज मोशन में होती है, उसके वो कौन सी एनर्जी को पजेस करता है, वो पजेस करता है काइनेटिक एनर्जी को, है ना। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो आपके पास एक बॉल थी, आपने एक बॉल ली, है ना, इस तरीके से मान लेते हैं बॉल, है ना, तो आपने एक बॉल ली और इसको छोड़ दिया, अभी आप लिए हुए, तो अभी तो पहले आपने काइनेटिक एनर्जी इसमें भरपूर कर दी, मतलब भर दिया, एकदम फुलफिल कर दिया। जैसे आपने इसको छोड़ा, ये किसमें चला गया, मोशन में चला गया, है ना, और जैसे ही इसमें मोशन हुआ वैसे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, यस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। चलिए आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, है ना। थोड़ी सी मैं गलतियां भी कर दी थी मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो समझदार बनाया। वो गलतियां किसमें हुई, पोटेंशियल काइनेटिक। मैं बार बार पता नहीं क्यों आज पोटेंशियल को काइनेटिक बोल रहा हूँ, क्या है ना, इसके पहले भी मैंने क्लास ली है ऑफलाइन, तो उसमें भी मैंने आज काइनेटिक को पढ़ा है, तो बार बार वही काइनेटिक आता है मेरे मन में। चलिए डियर, सो सॉरी, आप लोग समझदार है और प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो आप लोग समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे मैंने लिख दिया था ना 1/2 mv², सर ये कहां से आ गया, आसमान से आ गया? नहीं, आसमान से नहीं आ गया, ये डेरिवेशन है, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए ये भी वही मैंने क्या बोला, वर्क डन मतलब एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, है ना, सीधी सी बात है, मतलब F/s। सर आप क्या F/s से पूरी दुनिया प्रूव कर दोगे? हाँ यार, वर्क मतलब एनर्जी और एनर्जी मतलब F/s, और उसी से हमें सब कुछ प्रूव करना है कि 1/2 mv² आया कहां से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, जरूरत पड़ेगी आपको आपके प्रीवियस चैप्टर की, जहां पे आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके अलावा जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। चलिए यहाँ पे अब अपन लोग इसको सॉल्व करना है, मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, यहीं से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये दो चीजें आपको चाहिए होंगी, आगे काम आएंगी, बताते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स के यहाँ पे मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। डन 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 डन। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करूँ भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, बढ़ते जाइए, रास्ते खुलते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ms। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी मेरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, v², u² साइड आएगा, माइनस में चला जाएगा, 2s चला जाएगा डिवाइड में
ए यहीं पे आ जाएगा, तो क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूं, ए की जगह पे मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s एन, और यहाँ पे s, इतना सबको समझ आ गया। और क्या होगा, s से s कट जाएगा। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, सही जा रहा है। अच्छा सर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा देखो यार, कोई भी चीज जब रेस्ट पे होती है तब आप मुझे बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सर 100 मीटर पर सेकंड। गलत। कैसे होती है भाई, रेस्ट में मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब नो मोशन मतलब जीरो। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो तो सर जीरो होगी। ठीक है भैया, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं u इक्वल टू जीरो। लेट क्यों कर रहे हैं भैया, है तो u यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इस u की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे तो ये वाला इतना पोर्शन जीरो होगा कि नहीं होगा। अच्छा बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दूंगा इसको, नोट कर लो इसको। ओके यहाँ पे नीचे शायद हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहीं पे इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब जैसे ही इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अब क्या बचता है वहां पे एम वी स्क्वायर माइनस 2। सर आ गया, क्या हो गया सर, इसका डेरिवेशन प्रूव हो गया, 1/2, 1 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, बचा अंदर एम वी स्क्वायर। एंड यही तो था सर फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार हे भगवान आज कितनी गलतियां हो रही हैं। आप इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डेरिवेशन एनर्जी है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसका मैंने आपको डेरिवेशन पूरा बता दिया है। ओके चलिए अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप कि आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एंड मुझे लगता है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपके सिलेबस से कट चुका है, वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं आपके में, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। बाकी अगर एनर्जी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है ना एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक काफी अच्छा और बड़ा सा टॉपिक है। हो सकता है कि आपके स्कूल में अगर कराया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। वैसे आपकी बुक में कटा हुआ ये टॉपिक, फिर भी आपको बता देता हूँ। तो भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ नहीं है, यही कह रहा है नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो इसे बनाया जा सकता है ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब भैया जब ना इसे बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अच्छा तो इसमें आपको ये बताया गया है कि मान लो, इसमें आपको बताया गया है कि जो एनर्जी रहती है, जो टोटल एनर्जी रहती है, क्या रहती है, टोटल एनर्जी रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप टोटल एनर्जी की बात करते हैं, हल्का फुल्का उसकी जो अमाउंट होगा, क्वांटिटी होगी, वो कम हो सकती है बिकॉज ऑफ द सम टाइप ऑफ अपोजिट फोर्स हो सकता है, मे बी थोड़ी सी कम हो सकती है, बट उतना डिफरेंस नहीं आएगा, उतने बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें हल्का फुल्का डिफरेंस आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको जो डेरिवेशन बताया गया है आपकी सिलेबस में वो ऐसा है कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बॉल होल्ड की हुई थी। इस बॉल को जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे जो इसकी टोटल एनर्जी थी वो mgh थी। मैंने जैसे ही इसको छोड़ा, ये एक स्पेसिफिक इस वाली हाइट तक जब ये आ जाता है, इस अभी इधर पे था, मैंने जैसे इधर क्या, जैसे ही वो इस वाले पॉइंट पे आता है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका A है, जैसे ही मैंने ये पॉइंट से छोड़ा B पे आया, तो B पे जब मैंने इसकी आपकी टोटल एनर्जी निकाली या फिर बोलूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली, मैकेनिकल एनर्जी निकाली, वो क्या आएगी, वो आप सॉल्व करोगे उसको तो mgh आएगा। अच्छा सर आप सॉल्व करके क्यों नहीं दिखा रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो लूंगा, ये काफी लंबी हो चुकी है, तो अपन इसको ज्यादा लंबा वीडियो करते ना हुए, अपन लोग इसको शॉर्ट में पहले खत्म करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर वो सी पॉइंट आता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, जमीन से टच होने ही वाला है, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट है,
टच नहीं हुआ है, हम उस केस को यहाँ पे लेंगे। तो केस नंबर 3 में जब वो सी पॉइंट पर होगा तब हम इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को जब हम देखेंगे तब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी क्या होगी, mgh होगी। शायद में भी आपको, मुझे लग रहा है ऐसा कि नीचे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको इरेज करके ऊपर ही लिख देता हूँ। मान लो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जो सरफेस के बिल्कुल जस्ट पास में है, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी जब हमने उसको निकाला तब वो भी कैसी थी, mgh ही थी। और इस तरीके से आप इस डायरेक्शन में, इस वाले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डेरिवेशन में हम देख पाते हैं कि हर एक जगह पे जो एनर्जी रहती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये बिल्कुल ही चेंज नहीं होती है। बाकी मैंने आपको बताया कि हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन आ सकता है, तो वो ऐसा अभी फिलहाल आपके लिए कोई इसका बहुत बड़ा काम नहीं है। फ्यूचर में आप जब आगे क्लासेस में जाओगे तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाता है। ओके, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम इंट्रो देंगे पावर के बारे में, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अपन पावर को थोड़ा सा टॉपिक उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, मेरे अंदर भी ऐसी हिम्मत नहीं बची कि मैं इसके आगे आपको कराऊँ। चलिए, पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। भैया पावर के बारे में क्या बता दिया था आपने, पावर के बारे में बता दिया था कि पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आप किसी काम को कर रहे हो, उसको काम करने के लिए आपको जो पावर टाइम की जरूरत पड़ती है, और पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है, वर्क अपॉन टाइम तो वही है, उसके अलावा वो एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। चलिए, आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप बात करते हैं कि इसकी सर आप ये बताएं कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो देखिए भैया, इसकी ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट की, क्या होती है, जल्दी सॉरी वर्क की क्या होती है, वर्क की होती है जूल। वर्क की क्या होती है, जूल होती है। टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी, जूल पर सेकंड। इसके अलावा इसकी जो ऐसा यूनिट होती है एक और होती है जो अभी मैंने बोला था वॉट। तो वॉट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर। इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आपको वर्क के बारे में आपने इतना जान लिया तो लाइक चिंगा लगा। बाकी इसकी जो बोला जाए वॉट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर इसकी लार्ज यूनिट के बारे में बात करते हैं तो जो इसकी लार्ज यूनिट होती है वो होती है किलोवाट पे आ जाती है ना। किलोवाट को लेके चलते हैं, 1 किलोवाट की बात करते हैं। अच्छा, पहले तो सिर्फ हम किलोवाट की बात करते हैं। किलोवाट का मतलब क्या है, 1 वॉट का मतलब है सिर्फ 1 वॉट। किलो का मतलब होता है 1000 वॉट। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वॉट होता है। याद रखिएगा, इसकी कमर्शियल यूनिट आ जाती है यहाँ पे। बाकी किलोवाट आवर है ना, इसके ऊपर भी अपन लोग चर्चा करेंगे, बट आज के लिए काफी लंबा सेशन हो चुका है। मैं पावर के लिए एक अलग से आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ ही अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं कराया, तो न्यूमेरिकल भी आपको जल्दी ही मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी इतना ही। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यूमेरिकल्स। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। ओके, हेलो बच्चों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर को हमने लगभग कवर कर लिया था। लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है पावर, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में किया था, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। और आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था वो आपको समझ आया होगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं आज हमारे नए टॉपिक की, जो कि हमारा होने वाला है पावर। अब देखिए यहाँ पे पावर का मतलब क्या है, पावर मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को करना बट एक स्पेसिफिक टाइम में, दैट्स कॉल्ड द पावर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैं अगर पावर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, पावर की डेफिनेशन देखते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं कह सकता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर मैं कह सकता हूं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वी कैन से सिंपली रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज said to be power। क्या कह सकता हूं, is said to be power। अब भैया ये क्या है, ये भैया क्या है, तो देखिए भैया यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना तो काम करना बट एक टाइम में। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आपने इतनी एनर्जी यूज की, बट
पर सेकंड, एक सेकंड में आपने यूज करी। या फिर मैं सीधे सीधे बोलूं तो जब आप एक सेकंड में 1 जूल ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, देन दिस इज सेड टू बी पावर। दैट्स ऑल यार। अभी अपन समझेंगे इसको और डिटेल से समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा कि आपको समझ आएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी पावर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूले की बात आती है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दीजिएगा भैया। अब देखो यहाँ पे आपकी ये भी दूर कर देते हैं। तो मैंने बोला रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब सीधी सी बात है, रेट बोल दिया तो अपन में टाइम तो आना ही है, बात खत्म। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बोला है तो वर्क आपका न्यूमरेटर बन जाएगा यहाँ पे वर्क। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, सो एनर्जी अपॉन टाइम आल्सो, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, याद रखिएगा वर्क के दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम उसी के साथ हो सकता है एनर्जी अपॉन टाइम। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ अगर अपन लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब पूछा जाता है कि भैया इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो सकती है। अच्छा, तो यार हो क्या सकती है, आप लोग उससे फॉर्म करो ना। आपको पता है एनर्जी और वर्क की जो ऐसा यूनिट थी, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन की थी कि क्या होती है। तो बताइए, आप बोलोगे कि सर इसका तो होता है जूल, वेरी गुड, उसमें क्या दिक्कत है, सही बता रहे हो। अच्छा, टाइम की क्या होती है, टाइम की क्या पढ़ते नहीं आ रहा, अभी आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर। और इसके अलावा हम यूज करते हैं वॉट को। किसको यूज करते हैं, वॉट को। अच्छा, वॉट क्यों, ये इसलिए एक साइंटिस्ट को, उनको ये बात, साइंटिस्ट के नाम पे अपन ने क्या किया है, वॉट को लिया हुआ है। आपने सुना होगा जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था। ओके, तो उन्हीं के नाम पे इसको वॉट दिया गया है नाम, याद रखिएगा। तो द सेकंड यूनिट, या फिर बोल सकते हैं जिसको आपको प्रेफरेंस देना है, व्हिच इज व्हाट, एंड दिस इज द यूनिट व्हिच जो अपन ने यहाँ पे बुझेंगे की है ना, तो समझ सकते हैं ये अपन ने ड्राइव की हुई है, अपन ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है वर्क एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, और ये आपकी प्रेफरेंस यूनिट है, मतलब आपको जो आपके क्वेश्चंस में आपको वो यूज करना है तो व्हाट ही यूज करना है। इसके अलावा क्या ये एक बड़ी यूनिट है, नहीं, तो याद रखिएगा ये स्मॉल यूनिट है। व्हाट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, तो बिग यूनिट क्या हो सकती है, बड़ी यूनिट क्या हो सकती है। तो अगर अपन बिगर यूनिट की बात करते हैं, बिगर यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं, तो बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, बिगर यूनिट ऑफ पावर हो सकता है आपका किलोवाट। क्या हो सकता है, किलोवाट, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ kW से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, kW से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट को तो मैंने बता ही दिया है। चलो तो यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को जूल पर सेकंड है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो ये होता है आपका पावर, एंड यहीं पे आपका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। इसके आगे इसका बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब हमें बात करनी होती है इसी कॉन्सेप्ट का, जब हम पढ़ते हैं तो पावर से ही जुड़ी होती है एक दूसरी यूनिट। किसकी, एक दूसरी यूनिट जुड़ी होती है एनर्जी की, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी एक दूसरे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। जब हम पावर को पढ़ लेते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा एनर्जी को। अच्छा, इसको चलिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब अपन को देखना पड़ेगा कमर्शियल यूनिट। अच्छा, इसको मैनेज कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन। ओके, चलिए यहाँ पे अब अपन बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे आपने बोला कि अब हमें एनर्जी की बात करनी है, क्यों बात करनी है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये तो आपको समझ आ गया। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि पावर टी का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या तो टी वहां पे पहुंच गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अच्छा, ठीक है भैया, समझ आ गया। तो आप क्या कहना चाहते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपने क्या बोला था कि वर्क का फॉर्मूला F/s होता है, तो यहाँ पे उसका इसका भी Fs था। हाँ, तो याद रखिएगा Fs के साथ साथ पावर इनटू टाइम भी एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, तो भैया अब आप ये बता दीजिए जरा कि इसकी SI यूनिट क्या होगी। SI यूनिट तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम SI यूनिट का यूज नहीं करेंगे तो सबको नंबर काट देंगे। चलो देखो पावर की क्या होती है, पावर की होती है वॉट, टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है सेकंड। तो वॉट सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो इसकी हो गई वॉट सेकंड, एक स्मॉल यूनिट। इसी के साथ हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट की, जो हम बिजनेस लेवल पे या फिर बोल सकते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, जब वो आपको
इलेक्ट्रिसिटी को बेच रही होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, ये तो सब आपको पता होगा ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी को खरीदते हैं, है ना, हमें बड़ी तो मिल नहीं जाती कहीं पे, हम खरीदते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि बाजार जाते हैं, नहीं यार, खरीदने बाजार थोड़ी ना जाते हैं। आपके घर में बायर आ रही है बाहर से, है ना, बायर आ रही है तो सर उसमें क्या है, खरीदा थोड़ी ना है, वो तो आ रही है सीधे सीधे। तो याद रखो, आप लोग के घर में एक मीटर लगा हुआ है, मीटर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें रीडिंग आती है 1 यूनिट 2 यूनिट। आपके फादर मदर से कभी आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं 100 यूनिट आ गया, 200 यूनिट आ गया इस महीने में, तो ये सारी चीजें। चलिए, तो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, तो कमर्शियल यूनिट इसकी होती है किलोवाट आवर, KWH। क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर को हमने यहाँ पे समझ लिया। अच्छा, किलोवाट आवर में आपको एक चीज और समझिए, किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। आप लोग के घर में जो आप लोग पावर कंज्यूम करते हो ना, आप एनर्जी को कंज्यूम करते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको आप कैसे यूज करते हो, उसको आप यूनिट में यूज करते हो कि मैंने 1 यूनिट खर्च कर लिया, 2 यूनिट खर्च कर लिया, 3 यूनिट खर्च कर लिया। तो याद रखिएगा, जब आप, अच्छा पहले तो समझ लो भैया कि वॉट सेकंड से किलोवाट आवर में चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ। देखो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस बताया कि मैं इधर पे बताता हूं, चलो देखो यहाँ पे वॉट को मैंने बोला था किलोवाट। देखो वॉट मतलब 1 वॉट, किलोवाट मतलब 1000 वॉट, याद रखिएगा। तो 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, तो याद रखिएगा इधर पे क्या होता है 1 किलोवाट। अच्छा चलिए, एक सेकंड, ये तो आपको समझ आ गया कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो 1000 वॉट होते हैं। और इसी के साथ याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी आपके घर में जो जिसका 1000 वॉट का है, या फिर बोल सकते हैं 1 किलो वॉट का है, अगर आप उसे 1 घंटे तक कंटिन्यू चलाते हैं, तो याद रखिएगा इधर पे आपको खर्च करनी पड़ेगी 1 यूनिट, और आपके जो आपका जो मीटर होगा, मीटर में एक रीडिंग बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि वहां पे अभी दिख रहा है 4576 यूनिट, तो अब वो यूनिट, या फिर अपन थोड़ा सा हिंदी बोल दिया ना, अच्छा 77 यूनिट सपोज करो दिख रहा है, तो अब वो यूनिट 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा जब आप 1 किलो वॉट के किसी भी अप्लायंस को यूज करते हो 1 घंटे तक, तो आपका जो 77 यूनिट था वो हो जाएगा 78। ऐसे जब आप 24 आवर्स तक कंटिन्यू इसी 1 किलो वॉट के सिर्फ एक सिंगल अप्लायंस को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर वो 24 उसमें ऐड हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, जब आप कमर्शियल यूनिट को पढ़ लेते हैं, तो कमर्शियल यूनिट में तो मैंने आपको बता दिया कि कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। और किलोवाट आवर क्या है, ये भैया एक ऐसी चीज है जब आपका कोई भी अप्लायंस क्या करता है, अगर सबसे पहली बात तो आपका कोई भी अप्लायंस की जो पावर है वो 1 किलोवाट या फिर 1 किलोवाट एनर्जी को वो यूज करता है, लेकिन अगर हम उस 1 किलोवाट एनर्जी को 1 घंटे तक अगर हम उसको देते हैं, तो यहाँ पे ये कहलाता है किलोवाट आवर, याद रखिएगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कि यहाँ पे हमें रिलेशन पढ़ना पड़ता है। अच्छा इसको नोट तो कर लिया होगा आपने, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हमें यहाँ पे ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन, अच्छा किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में पढ़ना पड़ेगा आपको, तो याद रखिएगा किलोवाट आवर और वॉट, किलोवाट आवर एंड वॉट के बीच में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो भैया इसको सॉल्व कैसे करें। याद रखिएगा कि किलोवाट आवर को अपन लोगों को किसमें रिप्लेस करना है, वॉट में रिप्लेस करना है, कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 1 किलोवाट आवर को। अच्छा समझ में आ गया, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गया। अच्छा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट लेके चलना है ना, सेकंड कितने होते हैं, तो देखिए 3600 सेकंड होते हैं। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बोलोगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं भैया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 लाख का एक बहुत हैवी अमाउंट, जिसको हम बोलेंगे वॉट सेकंड। अच्छा क्या आप मुझे बताइए, क्या मैं 36 लाख को मैं जूल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप बोलोगे कैसे लिख सकते हैं? देखो अभी अभी आप पढ़ते जा रहे हो, अभी अभी आप पढ़ते क्या जा रहे हो कि आपने पढ़ा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अच्छा पावर इनटू टाइम के हिसाब से इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई वॉट सेकंड। वहीं पे एनर्जी की प्रीवियस यूनिट क्या थी, जूल। तो क्या जूल और वॉट सेकंड में कोई डिफरेंस है? नहीं, एक दूसरे के बराबर ही है।
तो हम वॉट सेकंड को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको याद रखिए 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट में होता है 36 लाख। और अगर आप इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो आप पावर की फॉर्म में कैसे लिखिएगा, 3.6 या फिर 3.6 या 3.6 इंटू 10 की पावर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी आप यूज करते हैं अगर 1 घंटे में, तो ये कहलाता है आपका 1 यूनिट। इस चीज को याद रखिए। तो अगर आप 36 लाख ऑफ जूल ऑफ एनर्जी को अगर आप 1 घंटे या फिर बोला जाए 3600 सेकंड तक यूज करते हैं, तो यहां पे आपके जो मीटर की रीडिंग होगी वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये बताइए किलोवाट आवर हमने यूज किया, वॉट सेकंड पे यूज किया, तो देखो ना यार कि जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर था 76, अच्छा अब 76 से जब आपने 1 यूनिट यूज करी तो ये बढ़ के इधर पे हो गया 77। तो ये हमें आसान सा लग रहा है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे ऐसा होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है, तो कितना बड़ा नंबर हो जाता है 36 लाख 1, 36 लाख 2, तो इतने मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है अपन को समझने में। इस कारण से अपन लोग क्या करते हैं, इस कमर्शियल यूनिट का यूज करते हैं, which is called 1 kWh, और 1 kWh इज इक्वल टू आपका होता है 1 यूनिट। ओके चलिए, यही आप आपके मीटर में आप देखते हो, जो रीडिंग देखते हो वो यूनिट में ही आपको दिखती है या फिर उसमें लिखा होता है किलोवाट आवर। चलिए अब आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए यहाँ पे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेरिवेशन है ना, अगर आपको दिया हुआ हो या फिर आपके टीचर्स ने कराया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको करा दूंगा। बाकी 1 आधे दिन में मैं आपको, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो फिर भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप बताते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड उसको कर दूंगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा एक नया टॉपिक जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर होगा। और जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम देखते हैं तो ये आपका वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से रिलेट करता है। मोस्टली आप लोगों को मे भी हो सकता है आप क्लास 9th अगर सीबीएसई में है तो भी आपके में आएगा, आईसीएससी में है, क्लास 10th आईसीएससी में भी है, उसमें भी ये चैप्टर आपका रहेगा। ओके, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आगे बहुत ही ज्यादा इसका यूज है, हम आगे देखेंगे। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसका हमें क्या क्या करना है, ये कैसे पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। उसके बाद इसकी थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि आखिर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो थ्योरी देती है क्या ये थ्योरी सही है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी तो आपको पता है एनर्जी क्या है। एनर्जी एक तरीके से वर्क से रिलेट करती है, या फिर आप बोल सकते हैं एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। इसी के अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जब आप एनर्जी पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आपने पढ़ा होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पे होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो इसे बनाया जा सकता है ना ही इसका विनाश यानी कि डिस्ट्रॉय इसको किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो आखिर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली वी कैन ट्रांसफॉर्म, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर बोले चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम इसे या तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म वी कैन चेंज इट वन फॉर्म टू अनदर, मतलब हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को ढेर सारे एनर्जीज पता होंगे, हमारे आसपास हम देखते हैं, है ना। आप देखिए मोबाइल को ही आप अगर देखते हैं तो मोबाइल में ही आप ढेर सारी एनर्जीज को फील कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका मोबाइल आप पकड़े हो तो कहीं ना कहीं वो हीट एनर्जी, आपको पता है मोबाइल गर्म होता है तो ये यहाँ पे हीट एनर्जी आपको दिख गई। लाइट आप देख पा रहे हो तो वो लाइट एनर्जी हो गई।
पड़ी हुई बैटरी के अंदर जो एनर्जी होगी स्टोर, वो केमिकल एनर्जी होगी। वो केमिकल एनर्जी जिसमें चेंज हो रही होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो आप अपने मोबाइल से ही इतनी सारी एनर्जी को एनालिसिस कर सकते हो। आप देख रहे हो तो आसपास लाइट एनर्जी भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये अलग अलग एनर्जी के फॉर्म हैं, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो आप पढ़ चुके होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी, ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बहुत सारी जो एनर्जीज हैं वो केमिकल एनर्जी से कुछ करते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैटरीज, आपके फोन में जो बैटरी है तो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है और ये किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। अब हम बात करते हैं ऐसे ही फोटोकेमिकल एनर्जी की बात करें या फिर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपने देखा होगा वहां पे वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को लेता है, किसको लेता है, लाइट एनर्जी को वो किसमें चेंज करता है, लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऐसे ही ढेर सारी, अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो वो हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ढेर सारी आपको एनर्जीज होंगी जिनका चेंज हो रहा होगा, जो चेंज हो रही होंगी एक चीज से दूसरे में। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और हम यहाँ पे उसी को पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आकर हमसे कहती क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी पूरे के पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। मतलब जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी रहेगी, ना ही तो ये बढ़ रही है ना ही घट रही है, बस वो क्या रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ऐसे ही हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जिससे हम निकाल पाएंगे कि आखिर क्या एनर्जी वाकई में जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। हम देखिए सभी के ऊपर बात कर रहे हैं बट हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को टॉपिक को लेके चलेंगे। इसको मैं अरेंज नहीं कर रहा, इसको छोड़ता हूँ यहीं पे। देखिए यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब आप एनर्जी पढ़ते हो तो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी आप पढ़ते हो, जो कि मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, आप दो तरीके की एनर्जी पढ़ते हो जो कि होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर हम कहें सो सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी। हमें इसको क्या करना है, आज डेरिवेशन की हेल्प से हमें देखना है क्या जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, या फिर बोला जाए कि मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी या फिर वो चेंज होती रहेगी। तो इसी के लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। उस डेमोन्स्ट्रेशन में होता क्या है कि हम सपोज करते हैं कि एक हम यहाँ पे हाइट लेके चलते हैं, एक हाइट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है। कि क्या किया हुआ, मैंने एक बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं तो मैंने बोला कि ये मैंने बॉल होल्ड करी। अगर मैं इसकी हाइट को कंसीडर करता हूँ तो जो इसकी टोटल हाइट है वो क्या है, h है। टोटल हाइट इसकी क्या है, h है। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को मैंने तीन अलग अलग जगह पे मैंने इसको क्या किया, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट किया। हमने सपोज किया कि यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस से ये जस्ट जो बॉल है जस्ट ही क्या है, ऊपर है, ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अब क्या हर एक जगह पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो क्या कांस्टेंट रहेगी या नहीं, हम ये इस चीज से प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लेके चलते कि h, अच्छा आपको पता है कि जब बॉल है तो बॉल का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाइट है, मैंने बता दिया। ग्रेविटी, अभी ये क्या है, मैंने इसके हाइट तक उठाया, तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन होगा बट कैसा, ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी तो आप सबको पता है, हम स्मॉल जी से इसको क्या करते हैं, स्मॉल जी से हम इसको शो करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ने पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जरा मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे इस बॉल की क्या होगी। अभी मैंने क्या किया, इसको होल्ड करके रखा हुआ। सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास, मैं एक बॉल लेके आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सपोज करते हैं यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को अभी मैंने होल्ड किया हुआ, राइट। इस बॉल को क्या किया मैंने, होल्ड किया है। तो अभी क्या
मैंने इसको क्या किया, एक हाइट तक उसको उठाया, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर गई। तो क्या अभी इसके ऊपर कोई काइनेटिक एनर्जी है? क्या इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है? क्या ये काइनेटिक एनर्जी को वजह से नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि सर इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। हम मान लेंगे, ठीक है, जीरो ले लेंगे, 0 जूल यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हम उसको जूल वगैरह को कंसीडर नहीं करते हैं, सीधे से अभी से अमाउंट लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बाद अब हमारी आती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? तो मास, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास m है, ग्रेविटी g है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, हाइट क्या है? हाइट टोटल h है। बस क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को निकालता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को निकालता हूँ तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना होता है। तो अगर मैं 0 प्लस mgh को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आएगी, वो क्या आएगी? mgh आएगी। अच्छा, इतना हमें समझ आ गया। क्या आगे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो mgh ही आएगी या फिर ये चेंज होने वाली है? तो देखिए, मैंने जैसे इस बॉल को छोड़ा तो ये क्या हुआ, इसमें वेलोसिटी इसमें आ गई, इसमें एक स्पीड आ गई, इसमें एक एक्सेलरेशन आ गया। अब ये हम मान लेते हैं कि जैसे मैंने यहां से छोड़ी तो ये इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ये सरफेस पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसको 3 पॉइंट कंसीडर किया। मान लो कि अब जब यहाँ पे ये बीच में है, ना तो नीचे है ना ही ऊपर, ये बीच के बीच है, तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जो पॉइंट था हमारा बी, ये वाला पॉइंट हमारा ए था, तो ये हम बोल देंगे इन द पॉइंट ए। इसको इस तरीके से हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे आके होगा क्या? पॉइंट बी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया? यहाँ पे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। देखते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। तो मैंने बोला mgh। आप बोलोगे ठीक है सर, मैंने मान लिया कि बॉल का मास m है, ग्रेविटी g लग रही है, बट सर हाइट तो h नहीं है ना, क्योंकि बॉल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की हाइट h कैसे हो सकती है? मैं चलो ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। मैंने बोला कि काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट को हम बोल देते हैं x। तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी? ये बची हुई हाइट हो जाएगी आपकी h माइनस x। कोई डाउट आया आपको? मैंने क्या बोला कि जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास एक रॉड थी, तो मैंने बोला ये टोटल जो इसकी हाइट है वो है h। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी हाइट h मैं समझ गया। अब मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने इसके टुकड़ा, मैंने इसका काटना है, तो मैंने बोला मैंने इसको इतने हाइट तक मैंने इसको काट दिया है। तो आप बोलोगे इसकी हाइट कितनी है? आप बताओ ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दो। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, तो कंसीडर करते हैं कि ये x है। आपने बोला ठीक है, x पोर्शन ऑफ कट कर लो। तो मैंने बोला अब आपके पास बचा कितना? तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि टोटल हाइट में से जितना मैंने काट दिया उसको माइनस कर दोगे, तो बचा हुआ था। यही सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी। समझ में आ गया आपको? चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दिया यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या था, काइनेटिक सॉरी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। तो यहाँ पे mg और हाइट कितनी है? तो h माइनस x। अच्छा मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? mg, फिर यहाँ पे mg का h में मल्टीप्लाई होगा तो mgh हो जाएगा, और mg x में होगा तो mgx हो जाएगा। ये दो वैल्यू यहाँ पे आ गई। समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने तो निकाली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में हमें क्या करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का सर हमें फॉर्मूला पता है, जो कि होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, ये हम समझ आ गया। अच्छा तो 1/2 mv² को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 मास m है। अच्छा v² कैसे निकाले? तो देखिए v² मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको आती होगी अगर आपने मोशन चैप्टर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो v² का आपको पता है फॉर्मूला होता है v² = u² + 2s। अच्छा आप बोलोगे सर दो इक्वेशन ऑफ मोशन तो और भी होती हैं, ये तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बुक में ली। तो याद रखिए उसमें टाइम दिया हुआ है दोनों में। आप देखेंगे पहली बार ये v = u + at, दूसरी f = ut, मतलब वहां पे आपको टाइम तो दिया ही नहीं है, सीधी सी बात है, तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम लेके चलते हैं इसको। तो हमने लिया यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए v² ले जाओगे u² + 2as। समझ आ गया? अभी कोई डाउट है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद अब आता क्या है देखते हैं। 1/2 × m। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो u है, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी कि जब मैं बॉल को होल्ड किया था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, कोई नहीं था, है ना। तो u = 0 हम रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0² + 2as। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 m, ओके m हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 2
ए क्या है आपका, ए हो गया आपका कि आप बोलोगे सर जो ए है वो हो गया हमारा ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई विद जी। अच्छा एस यानी कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप बताइए डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेस हुआ, आप बोलोगे सर ये एक्स हाइट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो मैं यहाँ पे एक्स रख दूंगा। इतना सब कुछ समझ आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ जो पोर्शन उसको हम दे देंगे, तो बचा हुआ चीज है एम जी एक्स। चलिए क्लियर हो गया अभी आपको, ये होगा, आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि हमें निकाली टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाली थी, तो केस 1 में हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है mgh। अब हम देखते हैं क्या केस 2 में भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी mgh आती है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने केस 2 में हम क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल को, काइनेटिक और पोटेंशियल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, काइनेटिक एनर्जी है mgh माइनस mgx प्लस किससे कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी से, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ये थी, पोटेंशियल एनर्जी ये थी, काइनेटिक एनर्जी ये थी, ध्यान रखिएगा। ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार है ना, आप लोग तो समझदार हो, समझ जाओगे इसको। ओके पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh माइनस mgh, जबकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था, हमारा था mgh। ओके यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं mgx, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मेरे लगता है, 1 सेकेंड। चलिए हम काम करते हैं, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली mgh माइनस mgx, और हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली, तो वो निकाली mgx। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आ गई mgh। तो क्या केस फर्स्ट और केस सेकंड में टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम है। ओके डन, ये हमें समझ आ गया। अब हमें जाना है केस नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम इस साइड वर्क कर रहे हैं, इसको भी आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ओके जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको कर रहा हूं इरेज, क्योंकि अभी हमें जाना है पॉइंट नंबर सी की तरफ। इसको हम देंगे नाम पॉइंट सी, इसको हम नाम देंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती है, इसको मैनेज कर रहा हूँ, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए अब हम जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट नंबर सी था, ओके पॉइंट नंबर जो सी था, इधर पे क्या होगा, तो मैंने पॉइंट सी को यहाँ पे कंसीडर किया है। पॉइंट सी में क्या होने वाला भी है, पॉइंट सी में होने वाला है कि यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने क्या बोला समझिए, मैंने बोला कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे बॉल ना बिल्कुल नेग्लिजिबल है, किससे नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ही आपकी मतलब मान सकते बिल्कुल 0 पॉइंट है उसका, किससे, आपका ग्राउंड को टच करने के लिए। तो जब ग्राउंड को टच नहीं किया उसने, तो इसका मतलब क्या है, वो अभी भी मोशन में है, और जब मोशन में होगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, उसकी 0 हो गई। तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, 0 हो गई। तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आखिर कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अच्छा 1/2 हमने निकाल दिया सर, mv निकाल लिया, क्योंकि मास तो m ही दिया हुआ है। v² कैसे, v² मैंने आपको यहाँ पे बताया था, v² क्या होता है, u² + 2s। तो ओके हम यहाँ पे u² + 2s लिख देते हैं। हम ये सारी चीजें सॉल्व करते जाएंगे। m × u 0 है, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको और डिटेल से करता हूँ। 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट्स बाय g, और डिस्प्लेस कितना हुआ, तो h हाइट तक डिस्प्लेस होता है। ये टुगेदर तक की मैंने हाइट बताई थी आपको h। क्या तक हमारा सारा का सारा सॉल्व हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बची हुई जो वैल्यू है वो क्या है, mgh है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम केस नंबर जो 3 कर रहे थे हम उसको, यानी कि पॉइंट सी को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को निकालेंगे। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 0 है, और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, mgh है। तो 0 + mgh आपका क्या हो जाएगा, mgh आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि आप बता दोगे जहां जहां पे आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी को अगर कैलकुलेट करते हो, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी भी ये चेंज नहीं होती है ना, चाहे हम किसी भी तरीके का
किसी भी तरीके का कोई भी हम पोर्शन यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट क्यों लिया, आप और भी तो ले सकते थे। हाँ, तो आप और भी कितने भी आप पॉइंट ले लो, है ना, उसको आप बस अगर आपको हाइट की वैल्यू पता है तो आप वहां पे कर सकते हो। अभी एक काम करिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको प्रूव करना सिखा दूंगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सभी को अरेंज कर रहा हूं। ओके, चलिए यहां पे इसको अरेंज करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा न्यूमेरिकल तरीके से क्या हम इस अप्रोच को हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपसे क्या बोला कि न्यूमेरिकल अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, 3 से ज्यादा भी पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप 3 पॉइंट की लो, एबीसी लो, आप एबीसीडी कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते आपको हाइट का नॉलेज होना चाहिए कि हाइट कितनी होगी। यहाँ से मैं हाइट भी एक काम करता हूँ, इसको पूरे को अरेंज करता हूँ, मैं इसको साइड में लिखूंगा ताकि हमारे पास स्पेस सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, फिर से मैंने एक बॉल ली, इसको मैं होल्ड किए हुए था और मैंने इसको एक हाइट पे लेके गया था, ग्राउंड से लेके आगे वही ग्राउंड से जब आएगी तो नीचे टच नहीं होगी, याद रखिएगा। अब मैंने क्या किया, इस बॉल का मास मैंने मान लिया कि इस बॉल का मास है, मास को हम केजी में करते हैं तो हमने ले लिया 2 केजी। याद रखिएगा हमने बॉल का मास कितना ले लिया, 2 केजी ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो टोटल हाइट है वो हम मान लेते हैं कि इसकी टोटल हाइट है 30 मीटर। समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है, 30 मीटर मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब अपन लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी होगा और ये वाला पॉइंट आगे वाला जो होगा मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा टच करने के लिए सी रहेगा। इन सभी की जो हाइट है वो इधर पे भी ये वाली जो हाइट है हम बोलेंगे ये 10 है, ठीक है, नहीं ये 15 है और ये भी क्या है आपकी 15। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, इतना समझ आ गया होगा कि यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन एक्सीलरेशन हमेशा फिक्स ही रहेगा। एंड एक्सीलरेशन आपको पता है ड्यू टू ग्रेविटी एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अप्रॉक्स हम इसको लेके चलते हैं, अदरवाइज 9.8 आपको लेके चलनी है। बाकी हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से कंसीडर करके चलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या इधर पे भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो क्या कांस्टेंट रहेगी या फिर वो चेंज हो जाएगी। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 को अपन लोग देखते हैं। तो केस 1 में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ओके, मास कितना है 2 kg है, ग्रेविटी g, हाइट कितनी है, हाइट टोटल कितनी है 30 मीटर, हाइट टोटल कितनी है 30 मीटर, तो 30 मीटर हमने लिख दिया। और यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि 600 जूल, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 600 जूल है। अच्छा अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे 1/2 mv², ऐसे निकालते कि नहीं निकालते है। अब देखो यहाँ पे 1/2 किया, मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है। अब वेलोसिटी कितनी है, तो देखिए वेलोसिटी उसकी आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि वहां पे मैं उसको बॉल को क्या किया हूं होल्ड किए हुए हूं, तो इस कारण से उसकी जो वेलोसिटी है वो जाएगी 0। तो यहाँ पे मैं 0 का स्क्वायर लगा दूंगा और यहाँ की टोटल जो वैल्यू है क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 जूल। अच्छा अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 600 जूल है, जबकि ये क्या है हमारी 0 जूल है। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकलने कितनी आती है 600 जूल आती है केस फर्स्ट में। तो यहाँ पे केस फर्स्ट में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है वो क्या आती है 600 जूल निकल के आती है। समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसी में केस 2 को सॉल्व करेंगे। केस 2 देखेंगे जब हमारी बॉल इस वाले पॉइंट पे होगी। चलिए हटाता हूं मैं उसको। ओके यहां पे अब हमें देखना है कि हमारा जो केस 2 है, केस 2 में मैंने आपसे क्या बोला कि भैया केस 2 में जो आपकी बॉल है वो 15 मीटर डिस्प्लेस होकर बीच के बीच आ जाती है बी नंबर पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा
m क्या है, mgh हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। मास कितना है, 2 kg है। ग्रेविटी कितनी है, 10 ली हमने। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है अब इसकी, तो हाइट आप बोलोगे सर अभी इसकी जो हाइट है, जिस हाइट पे ये बॉल है क्या है, 15 है। ओके, तो हमने यहाँ पे 15 ले लिया। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 टाइम्स जा कितना होता है, 150, 152 जा 300, तो 300 जूल यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो 1/2 m इतना है। अच्छा, v स्क्वायर वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो v स्क्वायर के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि v स्क्वायर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, u स्क्वायर प्लस 2s को सॉल्व करते हैं, जहां पे u स्क्वायर प्लस 2g और h यहाँ पे हाइट आ जाती है क्योंकि ये हाइट को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। इतना डिस्प्लेस को चलो इसको छोड़ते हैं, अभी इसमें इसको s लिख देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे u आपका क्या हो जाएगा, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, तो 0 का स्क्वायर प्लस बचेगा क्या आपका 2gs। तो हम यहाँ पे इसको 1/2 into 2gs को हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे अंदर बचा हुआ 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, डिस्प्लेस कितना हुआ, तो डिस्प्लेस हुआ ये 15 मीटर आपका डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता है, 300 जूल यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, अब क्या अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी को निकालोगे तो क्या आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी केस नंबर फर्स्ट के जैसा ही आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। यस, सेम ही आएगा, क्योंकि हमने 300 जूल और 300 जूल को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600 जूल। और केस नंबर जो 2 है वहां पे भी क्या हुआ कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी वो भी 600 जूल आ गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, चलिए मैं इसको रेज करता हूं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन अगले की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि यहाँ पे अब मास कितना है, मास हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मास यहाँ पे 2 है, g 10 है। हाइट, अब इसकी हाइट कितनी है, हाइट यानी कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया हुआ, हमने इसको नेग्लिजिबल माना हुआ है, यानी कि क्योंकि ये पॉइंट सी पॉइंट पे है, हम यहाँ पे केस नंबर 3 को लेके चल रहे हैं, यानी कि पॉइंट नंबर सी को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ पॉइंट नंबर सी। तो देखो पॉइंट नंबर सी को मैंने क्या बोला कि ये ग्राउंड से थोड़ा सा ही ऊपर है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब हाइट नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, 0। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 जूल यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 v स्क्वायर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2gs बताया था, तो 2 into g की वैल्यू 10 होती है, और s कितना है, s यानी कि डिस्प्लेस कितना होगा, तो ये 30 मीटर डिस्प्लेस होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 2 6 and 6 1 6, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 600 जूल। और अब आप बताइए क्या यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम आ रही है, सो यस सर, यहाँ पे 0 + 600 किया तो यहाँ पे आ जाता है 600 जूल। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा केस 3 था, केस 3 की भी बात जब हमने करी तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कितनी आ रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी 600 है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ आपका एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती, यानी कि जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो हमेशा ही एक तरीके से कांस्टेंट रहेगी। आपने यहाँ पे देखा कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का केस था वो हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं हुआ है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं तो ये किसी भी क्लास के लिए हो सकता है, 9 10 सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई, जिसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिया हुआ है कि ये दोनों ही बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा अलग नहीं आपको मिलेगा। ओके, सेम थ्योरी है, सेम जो हमारा हमने ये प्रैक्टिकल किया है इसको सेम ही रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।